यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से नाकाबिल यकीन टीम के साथ मैं नीलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और न्यू एपिसोड को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा हफ्ता बाबरकत रहा होगा और खुदावंद ने आपको बहुत सारी अनगिनत बरकतों से नवाजा होगा और शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और बरकत हासिल करते हैं। आज फिर हमारे स्टूडियो में पास्टर शजील खान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे दरमियान में हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम पिछले 5 हफ्तों से एक बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कशन कर रहे हैं और यकीनन आपके ज़हन में भी सस्पेंस रहा होगा कि हम आगे क्या स्टडी करने को हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस अहम मौजू का मुतालिया कर रहे हैं वो मुकाशवा 6, 7वें और 8वें बाब में से है और हम मेनली 7 मोहरों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि इस किताब में बहुत ही गहरी बातें और ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए, जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वक्त से पहले अपने आप को और अपनी ज़िंदगी में उन बातों को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि आज जिस मौजू पर या जिस मोहर पे हम गौर करेंगे वो भी हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता 5 हफ्तों में जो देखा कि हमने मुख्तलिफ़ असरात को देखा जो दुनिया पे मुरतब हुए, और आज जो है हम कम्प्लीटली उस 7 साला मुसीबत के ज़माना में जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, हम उसके बारे में हम सीखेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इन बातों को समझेंगे कि ऐसे क्या क्या वाक़यात हैं जो उस वक्त पेश आएंगे जिससे हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में उनको किस तरह अप्लाई करने की ज़रूरत है कि वक्त से पहले हम उन चीज़ों को समझें और सोचें। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप आज मौजूद हैं और आज हम फिर आज इस अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पास्टर साहब, गो कि हम पिछले 5 हफ्तों से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, 5 मोहरों के बारे में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह घोड़सवार, उनकी रंगत, उन रंगों के मायने क्या हैं और उनके असरात जो दुनिया पे मुरतब हो रहे हैं, और कम्प्लीटली दुनिया जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। हम पहली मोहर से लेके 5वीं मोहर तक हर चीज़ को देख चुके हैं, यहाँ तक कि उन ईमानदारों के बारे में भी देख चुके हैं कि उनके लिए सब्र का एक वक्त है। लेकिन जब सब्र का वक्त आ जाता है तो हम, जिस तरह मैं स्टडी करी थी आगे इस हवाले में, 6 बाब के हवाले में, कि 6ठी मोहर के बारे में, तो पास्टर साहब मुझे ये बताएं कि सिर्फ अगर हम जिस तरह देखते हैं कि 6ठी मोहर खोलने पर तो एक बहुत बड़ा भूचाल मीन्स, क्या ये ज़लज़ले आना इससे क्या मायने रखता है? क्योंकि हम मुकाशवा की किताब में जब पहले हम स्टडी करते हैं, हम सीखते हैं कि बहुत सारी अलामती बातें कही गई हैं कि जी भूचाल आएगा, ज़लज़ला होगा। क्या वाकई में ऐसा होने को है कि दुनिया तबाही की तरफ जाएगी? वाकई में ऐसे वाक़यात होंगे? शुक्रिया बेटे, आप जो है वो थ्रिल्ड हैं काफ़ी, जो है वो इस सिचुएशन को पढ़ के, जो आपने मुकाशवा 6 बाब की 6ठी मोहर में पढ़ा जी, तो 6 के फिगर ने मेरे ख्याल में काफ़ी थ्रिल किया है इस बहुत सिचुएशन। ज़्यादा। तो बहरहाल यकीनन ऐसा है। कुछ बातें इसमें मेटाफोरिक हैं, जो इस्ताराती हैं, जो तशबीहन है, अलामती हैं। लेकिन कुछ बातें ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ अलामत ही हो। कुछ बातें लिटरल हैं, हकीकी तौर पर वो वक़ूअ पज़ीर होंगी। अब जैसे हम इसमें मुताला करें, हम तिलावत करेंगे हम खुदा के कलाम की, तो 6 बाब की 12वीं आयत से, मुकाशवा 6 बाब उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक, जो आखिरी आयत है, वहाँ तक ये 6ठी मोहर का ही सारा सिलसिला है। और यूँ लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भौचाल आया और सूरज कम्मल की मानित काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फ़ौजी सरदार और मालदार और ज़ोरावर और तमाम ग़ुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो
और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छिपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुँचा, अब कौन ठहर सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है छठी मोहर की, वो खुली है, तोड़ी गई, वो मकतूब है, यानी एक तुमार है, वो लपेटा हुआ है, उसकी छठी मोहर खुलने वाली है। और जब उसको खोला गया और उसके बाद सिर्फ लास्ट और फाइनल मोहर रह गई, वो 7वीं मोहर होगी। लेकिन जब ये छठी मोहर खोली गई तो इससे पहले जो 5 मोहरें थी उनमें बहुत तबाही आई थी दुनिया पर, इंसानों के दरमियान, और इंसानी मसाइल बहुत ज्यादा थे उस वक्त जो इंसानों के माबैन थे जी। लेकिन जब छठी मोहर खोली गई तो अब इसमें कुछ और मामला नजर आता है। घर में, इसको मैं इस चीज से तशबीह देता हूँ, अलामतन ये कह सकते हैं या मिसाल के तौर पे, कि जब घर में बच्चे बहुत ज्यादा ऊधम मचा रहे हों तो खेल कूद के बाद वो ऊधम मचाने लगे और ऊधम के बाद वो आपस में लड़ना शुरू हो जाए, तो फिर घर के बड़े जो पेरेंट्स हैं उनको दखल अंदाजी करनी पड़ती। ठीक, तो अब यहाँ पर यही छठी मोहर में यही सिचुएशन नजर आ रही कि दुनिया के लोगों ने जो घर के बच्चों की मानद हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में ऊधम मचाया, जंगें की, लड़ाइयाँ की, एक दूसरे के मुनाफकत की, एक दूसरे की मुखालिफत की, और उसके बाद क्या वक़ू पजीर होता है, अब पेरेंट यानी खुदा ताला वो इस पूरी दुनिया का मालिक है, उसका हेड है, चीफ है। तो चीफ का मतलब इब्रानी जुबान में कहते हैं बाप को। तो वो बाप अब क्या है, वो इस मामले में मुदाखलत करने लगा है। अब जमीन और आसमान दोनों चीजों को अब क्या है, वो उसने हिला के रख दिया। अब उसका गुस्सा, उसका गजब अब उरूज पे नजर आने वाला है कि तुमने घर को सुकून से रहने नहीं दिया। तुम्हें उसूल दिए गए थे, पुरानी सारी कुतब, मुकाशफा से पहले जो 65 किताबें हैं वो दुनिया को दी गई थी ताकि दुनिया उनसे सीखे, यानी दुनिया, घर के वो बच्चे वो सब सीखें और घर में सुकून से जिंदगी बसर करें। सही। लेकिन जब घर के बच्चों ने यानी दुनिया की कौमों ने, अक़वाम ने उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की तो नताइज अब आखिरकार भुगतने होंगे। ठीक है, खुदा ताला के कानून को, उसकी शरा की मुखालिफत की गई। मैं शरीयत मूसवी से लेकर शरीयत मसीह इसकी बात करता हूँ, उसकी वो दोनों चीजें दे दी गई और उनको दिए हुए भी 3500 साल हो चुके हैं, यानी 3500 साल पहले, 3500 साल पहले मूसा की शरीयत मिल गई। बहुत सा टाइम था लोगों के पास, दुनिया की कौमों के पास। यहूदी तमाम दुनिया में असीर होकर गए और उनके वसीले ये शरीयत मूसवी दुनिया के हर कोने में पहुंची। यूरोप गई, अफ्रीका गई, एशिया में आई, हर जगह पर थी। इस वजह से लोगों को चाहिए था कि उस कानून कुदरत को समझते, शरीयत की बातों को जानते और खुदा से प्यार करना शुरू करते, घर में सुकून से रहते। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नहीं समझा, तो फिर क्या हुआ, आज से तकरीबन 2000 साल पहले खुदावंद यस्सु मसीह, खुदा ताला का बेटा मुजस्सिम होता है इस दुनिया में, उसके वसीला से उसकी शरीयत आती और उसने अपनी पुरफजल शरीयत दी, फजल से काम लिया उसने। तो जब वो दुनिया में आकर ये सारी सिचुएशन देखता है तो अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि दुनिया को बचा ले। दुनिया उस पर भी तैयार नहीं, दुनिया उसकी बात मानने को भी तैयार नहीं हो रही। तो जब वो उसकी बात नहीं मानते तो बिल आखिर अब खुदा ताला क्या करेगा, वो सजा देगा। और ये बात भी उसने आज नहीं लिखी, ये आज रिवील नहीं कर रहा वो, ये आज से 2000 साल पहले या 1900 साल पहले लगा लीजिए, 95-96 एडी में जब यूहन्ना रसूल ने ये पितमस के जजीरे पर मुकाशफा की किताब लिखी तो 1900 साल होने वाले। तो 1900 साल से, 19 सदियों से ये बात हमारे पास मौजूद थी कि खुदा बाप, खुदा ताला इस मामले को अपने हाथ में लेगा, अपने कंट्रोल में लेगा और घर को दुरुस्त करेगा। अब क्या होता है, अब उसकी दुरुस्तगी के लिए अब वो किस तरीके से काम लेता है। वो सबसे पहले एक बड़ा भौचाल आया है। भौचाल जो है वो ये ज्यादातर जो है ये साइंटिफिक और जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल बातें इसमें मौजूद हैं। बेशक ये हमारा मसला रूहानी है। दुनिया का जो कोई भी काम हो, मैं करूं या आप करें या दुनिया का कोई मुल्क करे, कुछ भी हो, वो दुनियावी काम है, लगता है, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा रूहानी होती।
उसकी रूट हमेशा रूहानी होगी। अच्छे काम की रूट क्या है? खुदा ताला की तरफ से, और बुरे काम की रूट जो है वो शैतान की तरफ से। बिल्कुल। यानी खुदा ताला की बात नहीं मानी तो इसका मतलब है किसकी मान रहे हैं? शैतान की मान रहे हैं। तो ये ही सिचुएशन यहाँ पर है कि अब इससे एक बड़ा भौचाल आया, बहुत बड़ा जलजला आ रहा है। वो एक यानी कैटाक्लिज्मिक सिचुएशन है, यानी तबाहकुन सिचुएशन, दहशतनाक होगी, और वो इतना बड़ा अपहीवल होगा, यानी जमीन के जो जगह नीची हैं, मुझे ये फील होता है कि वो ऊपर आ जाएंगी और जो ऊपर हैं वो नीचे चली जाएंगी। इस तरह से इतना बड़ा जलजला होगा, इतना खौफनाक जलजला होगा। उसके नतीजे में जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है ना, वो बैठ जाएंगी, ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली। अब हर जगह पर ये है कि हम 120 गज के प्लॉट पर भी क्या करते हैं? 5-6 स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते टू रन आवर बिजनेस। ठीक है, ताकि हम अपना कारोबार बेहतर चमका सकें, पैसा कमा सकें। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब पहले उस पर 1 या 2 स्टोरी मैक्सिमम बैंगलो बनता था, चलो भाई ठीक है, या घर होगा तो भी ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे ना, जमीन से ऊपर की तरफ उठेंगे, तो आपके गिरने के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, यानी ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, मुसलसल पुल कर रही है। ऊपर जाने वाले लोगों की थकावट नीचे रहने वालों की निस्बत ज्यादा होती है। जो बिल्डिंग्स में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, या ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहते हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक रहने वालों की निस्बत ज्यादा थकावट होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी के अगेंस्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सही। ठीक है, अब यही होगा। अब जो जिन जगहों पे 100 मंजिला इमारतें हैं, वहां क्या सिचुएशन है सोचें। तो ये रीजन है जब उनको एयर प्रेशर भी होता है, उन बिल्डिंग्स को, हवा जो है वो बहुत तेजी से चलती है, और अब उनके लिए सहारे के लिए और कोई चीज मौजूद नहीं, सिर्फ वो अपने ही बुनियाद पर खड़ी। तो इस वजह से जब एयर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। और जब वाइब्रेशन जमीन के नीचे होगी ना, उसकी बुनियाद हिला दें आप, तो फिर क्या होगा? वो इमारत गिरेगी ही गिरेगी। और रिक्टर स्केल पर, यानी जलजले का जो आला पैमाइश है, उस पर जब जलजला 8 पॉइंट समथिंग चला जाता है ना, 7 से जैसे ही अबव करना शुरू होता है, तो बिल्डिंग्स लाजमी गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन, उसका मेथड ये होता है रिक्टर स्केल पर कि जलजला जो है वो, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स उनको कहा जाता है, जियोलॉजिकल प्लेट्स जो हैं, वो क्या हैं? वो एक दूसरे के ऊपर नीचे यूं मूव कर जाती। ठीक है, या फिर वो एक दूसरे के साथ यूं मूव कर जाती। तो उनकी इस मूवमेंट की वजह से ऊपर जो चीजें हैं, क्रस्ट के ऊपर जो ग्राउंड पर हैं, वो क्या है? वो चीजें भी वैसे ही ऊपर होती हैं और नीचे होती। तो उनकी बुनियाद ऑटोमेटिकली उखड़ जाती। जैसे किसी इंसान के पांव, वो खड़ा हो तो उसके पांव पकड़कर आप जोर जोर से शेक करना शुरू कर दें, हिलाना शुरू कर दें, तो बड़ी बिल्डिंग्स के साथ यही सिचुएशन होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो वो यकीनन गिर पड़ता है। ठीक है, अब उसको बैलेंस करना अब इजी नहीं रहा। ठीक, बहुत मुश्किल होगा बैलेंस करना। और जब जो है वो जलजले का लेवल अब आप 8 पॉइंट समथिंग से भी बढ़ा दें या 9 पर चले जाएं, तो जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं कि आप जो है वो बिल्डिंग को खड़ा रख सकें। ठीक है, ये जो है वो इंजीनियरिंग का भी उसूल है, और जो है वो जियोलॉजिकल रूल भी यही है। ये जलजला इतना खौफनाक होगा कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी रीजंस पीछे बहुत सी हैं क्यों वो जलजला आएगा। ये भी मैन मेड है, इंसान उस जलजले की तरफ जा रहा है। वो कैसे सर? द बेसिक रीजन इज, सबसे बुनियादी वजह ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आलमी गर्मी, यानी पूरी दुनिया या आलमगीर जो गर्मी या तपिश बढ़ रही है, वो उसका नतीजा होगा। क्योंकि उसकी वजह से जमीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है। फिर हमारी जो फिजा है उसके ऊपर हमने CFCs की कवरिंग बहुत की है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। सही, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो हीट को ऊपर नहीं जाने देती। सूरज की तपिश जमीन तक आती है, जमीन उसे एब्जॉर्ब करती है, और जब शाम होती है तो वो उसको वापस रिलीज करती है, खारिज करती है। अब हमारी जो है वो कंक्रीट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से वो हीट ज्यादा बाहर नहीं जा पाती। ठीक, और ऊपर कवरिंग है, गिलाफ आ गया CFCs का,
उसकी और धुएं का, स्मोक का, बहुत सी चीज़ों का, ठीक है, फैक्ट्री स्मोक्स का, गाड़ियों के स्मोक का, ये सारी चीज़ों का धुआं आ गया, वो गिलाफ बन गया। अब वो हीट वापस नहीं निकल पाती, तो वो टकरा के फिर वापस ज़मीन की तरफ आती। तो ज़मीन के क्रस्ट की एक लेयर गर्म होती है, फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे की लेयर भी गर्म हो रही है, समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है, और वो हीट आगे ट्रेवल करके, समुद्र का पानी ट्रेवल करता है पोल्स तक, वो पोल्स को जाके हीट अप कर रहा है, पोल्स पे जो बर्फ जमी हुई है वो भी पिघल रही है, उसकी वजह से जब वो पिघलती है तो वो वापस अंदर समुद्र की तरफ जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। समुद्रों के पानी का लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से पहाड़ों के नीचे भी प्रेशर बढ़ जाता है, जो पहाड़ों के नीचे मैग्मा है यानी लावा है, उसमें भी वेरिएशन आ रही होती है, उस पे प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स या जियोलॉजिकल प्लेट्स जो हैं वो जल्दी वाइब्रेट करेंगी, क्योंकि जब लावा जल्दी मूव करेगा तो उसकी वजह से वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो बड़ा जलजला आता है। जैसे कि 2004 में हुआ, सुनामी आया, ठीक है, तो समुद्र में एक बहुत बड़ा जलजला आया था जिसने 13 कंट्रीज को हिट किया था, ठीक है, वो एक इशारा था, उसकी वजह से 5 लाख अफराद जो है वो मरे थे, ये कोई मामूली तादाद नहीं है। तो अब ये जलजला उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा होगा, ये समुद्रों को भी इफेक्ट करेगा, हमारे लैंड को भी इफेक्ट करेगा, और पहाड़ों को, जंगलों को, हर जगह को इफेक्ट करेगा ये जलजला। इसकी वजह से एक ही दिन में सुपर पावर्स वो क्या होंगी, हीरो से जीरो हो जाएंगी एक ही दिन में, विद इन 1 मोमेंट, एक ही लम्हे के अंदर ये सब कुछ होगा, सही, इतनी तबाही होगी, और उसका नतीजा क्या है, इंसान का गुनाह। रीजन क्या है, इंसान का गुनाह, उसकी वजह ये है। और उसके साथ ही आगे मामला जो है वहां रुकेंगे नहीं, वो स्टॉपिंग नहीं हो रही है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इसमें देखिए कि और सूरज कम्बल की मानित काला, और सारा चांद खून सा हो गया। ये यानी जियोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट भी हो रहा है जमीन पर, और साथ ही यानी ज्योग्राफियाई मामलात हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल भी है। जब बाप घर में जोर से गुस्से से बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लगता है जमीन भी हिल गई और छत भी हिल गई सही, जब वो बच्चों को वाकई डांट रहे हो तो फिर ऐसे भी होता है। तो वो यही सिचुएशन, यानी जमीन भी हिल गई, फर्श भी हिल गया, और अर्श भी हिल गया। सही। सूरज के काले होने से मुराद जो है वो ये मामूली बात नहीं है, कम्बल की मानित काला, जिसे काली कमली भी कह सकते हैं हम, सही है, एक आम जो है वो ब्लैक आउट हो जाना, टोटली ब्लैक आउट, तो सर पूरा अंधेरा हो जाएगा, जैसे जब जलजले भूचाल आएंगे तो मतलब कंप्लीटली दुनिया ब्लैक आउट हो चुकी होगी, उसके फौरन बाद ऐसे हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। जैसे अगर ये लाइट्स जल रही हैं तो जैसे भी लाइट्स ऑफ कर दें तो ऐसा ब्लैक आउट हो जाता है, एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा। एक तो तबाही हो गई, ठीक है, लोग जो है वो मलबे के नीचे दब रहे हैं और गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और अचानक अंधेरा छा जाएगा। सर ये तो खौफ ज़दा सिचुएशन है। हाँ, यही चीज है कि अब उसमें 2 रीजंस हो सकती हैं सूरज के काले होने की जी। एक तो है मैन मेड, फिर सर वो कैसे? अब हमारी दुनिया में जो है वो गर्मी बहुत शदीद हो रही है, ठीक है, वो तो है, टेम्परेचर अचानक जो है 40+ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और डेथ रेट बहुत बढ़ जाता है, डेथ टोल बढ़ जाता है। उस चीज से बचने के लिए साइंटिस्ट काफी अरसे से कोशिश में लगे हुए हैं। तो और कुछ अमीर लोग वो अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, उन्होंने ऐसे क्रोमियम बैलून्स तैयार किए हैं, क्रोमियम बैलून्स, उन बैलून्स को फिजा में छोड़ा जाएगा, ठीक है, और वो जो है वो जब भी आप चाहें वो क्लाउड्स के लेवल तक चले जाएंगे, सही, और आप उनका बटन आपके पास है, आप टच स्क्रीन से करें, आप अपने मोबाइल से करें, अपने जो है वो रिस्ट वॉच से, जैसे भी चाहें आप उनको क्या करेंगे, टच करेंगे बटन को, तो बैलून अचानक वो जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, भर जाएगा हवा से एक तरह, सही, और उसका साइज छोटा नहीं होगा, सही, वो जो है वो एक सिटी के साइज में, 2-3 सिटीज के साइज में बैलून्स होंगे, वो इतना बड़े इतने होंगे, और वो क्या करेंगे, पूरे सिटी को कवर करेंगे, छांव कर देंगे उसके ऊपर, ठीक।
और ये जो है वो ये तैयार हो चुका है ये मामला। ये जो है वो अमेरिका के एक शख्स है, उन्होंने ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन ये भी सिचुएशन होगी, लेकिन वो ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगे, ये भी है, ठीक है। वो ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगे, वो कुछ अरसा उनकी ड्यूरेशन होती है, फिर जो है वो खुद ब खुद वो डाइल्यूट हो जाएंगे या डिसॉल्व हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये एक रीजन थी। अब दूसरी रीजन ये है कि अब सूरज मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की बहुत सी कोशिशें जारी हैं। सही। चाइना ने अपना सूरज कंप्लीट तैयार कर लिया है, एक अपना सूरज बना, एक न्यू सूरज जी, और वो 2019 में वो एंड तक तैयार हो जाएगा, ठीक है, मुकम्मल कंप्लीट तैयार हो जाएगा साइंटिफिक में से, जी बिल्कुल। सही। अब उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, वो लोगों को पे करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, ये सिचुएशन होगी बिल्कुल ऐसे सूरज को, जी बिल्कुल, चाइना से। अब उसके नतीजे में वो क्या है, वो जो पहला सूरज है उस पर ऐसे केमिकल्स छोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे बिल्कुल जो है वो सूरज को खत्म कर दिया जाए। और ये स्टार है एक, ये खुद जल के रोशनी देता है, और सूरज के अंदर जो ईंधन है, फ्यूल है, जो हाइड्रोजन जल रही है उसमें, वो एक खास वक्त तक के लिए है, वो अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या है, उसकी अपनी एक ग्रेविटी भी है, वो उसको कवर करती, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे के सारे सूरज को अपनी लपेट में लेकर वो जो थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती, और एक छोटे से साइज में आ जाती है, एक बॉल के साइज में, एक सीडी के साइज में आ जाता है। तो वो ग्रेविटी उसको इस तरह से ओवरलैप कर लेगी कि उसके अंदर सारी की सारी जो है वो सूरज के सारा मास, उसका जो उसका पूरी की पूरा वजन है, वो एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाएगा, सिंगुलैरिटी फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट बन जाएगा। लेकिन उसकी ग्रेविटी जो है वो 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, और वो टोटली ब्लैक हो जाता है, जिसको हम ब्लैक होल का नाम देते हैं, सही। तो वो ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है। उसकी वजह से इर्द गिर्द के जो उसके करीबी, जो उसकी रेंज में आने वाले सितारे, सैयारे कुछ भी होंगे, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, कशिश करके अपने अंदर गिरा के उनको खत्म कर देगा, एब्जॉर्ब करते चले जाएगा, ठीक है। तो वो उससे बड़ी तबाही होगी, सही। और ये सिचुएशन आगे हमें नजर भी आती है। सर हम आगे जैसे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि और सारा चांद खून सा हो गया, मीन्स उसमें से खून लाइक इट्स गोइंग टू बी रेड या ब्लड उसमें से गिरेगा, जिस तरह हम देखते हैं कि चांद तो हम देखते हैं, लेकिन चांद को भी जो रोशनी मिलती है पीछे सूरज की होती है, जी बिल्कुल। तो अगर ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, वो ब्लैकआउट हो जाएगा, तो वो लाइक इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। और सर साथ साथ हम देखते हैं कि लाइक जमीन जो आसमान जो है वो सरक जाएगा, मीन्स ये कि आसमान, चांद, सूरज ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये सिचुएशन इसी तरह से, ये बहुत ही इसके ऊपर सर क्रूशल सिचुएशन है। और जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ और मतलब बहुत जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे अगर कहा जाए तो पहाड़ और टापू जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे कम्प्लीटली, समझे जैसे जलजला आ गया और सारा कुछ बिखर गया। लेकिन जमीन तो बिखर रही है, लेकिन आसमान भी इसी तरह, लेकिन इसका आसमान, सूरज, चांद, इनका क्या सर, थोड़ी सी वजाहत करें इस पे कि इनका क्या असरात हैं। जी बेटा, अब इसमें यह है, सारा चांद खून सा हो गया, सूरज ब्लैक होल की तरफ जा रहा है, ठीक है, और चांद जो है वो ब्लड मून हो रहा है। ब्लड मून पहले से जो जी हम ये पहले से भी जानते हैं कि 2013 में भी हुआ ब्लड मून, फिर 2014 में भी ब्लड मून हुआ, 2015 में भी ब्लड मून हुआ, और ये स्पेशली जो ज्यूश फीस्ट हैं उनके खास डेज पर हुआ है वो, ठीक है, जो एंड टाइम्स की खुसूसी अलामात हैं, वो ज्यूज इस बात की वाज़े दलीलें देते हैं और उनके पास इस चीज के दलाइल हैं। खैर ये सब होगा, चांद से खून नहीं टपकेगा, चांद खून सा हो गया, खून नहीं हो गया, खून जैसा हो गया। खून सा से मुराद यानी वो रेड कलर में आ जाएगा, उससे मुराद ये है कि वो सूरज जब ब्लैक होल बनेगा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल। अब उसमें ये नहीं हो रहा कि जो है वो सूरज जो है वो ब्लैक होल होने के बावजूद उससे इंफ्रारेड रेजेस इतनी ज्यादा निकल रही हैं कि वो चांद को वही रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है, चांद उसी की रिफ्लेक्शन दे रहा है इंफ्रारेड रेजेस की, तो इसकी वजह से वो रेड लगेगा, ब्लड मून लगेगा।
यानी एक गाड़ी एक इंजीनियर बनाता है और वो गाड़ी उसकी सुनती नहीं, यानी उसकी मर्जी के मुताबिक चलती नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको जो है वो कबाड़ में फेंकेगा। बिल्कुल ठीक है, उसको उठा के उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ये सिलसिला ऐसा है कि इंसान को चाहिए कि वो खुदा ताला की तरफ रुजू लाए इस गज़ब से बचने के लिए। थैंक यू पास्टर साहब कि आपने हमें इन गहरी बातों को हमें एक आसान लफ्ज़ों में और साइंटिफिकली आपने हमें इस डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया, इस तबाही को, कि ट्रिबुलेशन पीरियड में जो तबाही होने को है और किस किस नौयत की होगी, आपने उसको बयान किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम बाकी जो इसका हिस्सा हम अपने न्यू एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। और नाजरीन, मैं चाहूँगी कि जितना आज हमने सीखा है और समझा है इस डिस्ट्रक्शन के बारे में, इस तबाही के बारे में जो मुसीबत के ज़माना में होने को है, हमने इसके पहले हिस्से को स्टडी किया है और मैं जानती हूँ कि आपके ज़हनों में भी एक सस्पेंस होगा कि आगे क्या होने को है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि सूरज बिल्कुल खून जैसा हो जाना या काला हो जाना या आसमान के सितारों का गिर पड़ना ज़मीन पर, जिस तरह आप एक नॉर्मली एक फ्रूट को जैसे नीचे ज़मीन पे गिराते हैं, ये तबाही जब देखते हैं तो मैं जानती हूँ कि आप आगे भी जानना चाह रहे होंगे कि आगे क्या होने को है। सो इस सस्पेंस को हम अगले एपिसोड में इसको ब्रेक करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी पास्टर साहब ने हमें बताया उससे मुझे भी बरकत मिली और आपको भी बरकत मिली होगी। मैं नेक्स्ट एपिसोड में नाकाबिल यकीन टीम के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।